कॉलेजियम सिस्टम ना तो कभी संविधान सभा में इस पर विचार किया गया, क्योंकि उस वक्त तक भी इस तरह का कोई विचार संविधान सभा में किसी भी सदस्य द्वारा नहीं रखा गया। अब प्रश्न रह गया जनमत। कोई भी कानून जनमत के अनुरूप बनता है। उस वक्त प्रत्येक बिंदु पर जब संविधान सभा में विचार किया गया, तो जब संविधान के अंतर्गत 124 या अलग अलग अनुच्छेद हैं, उनमें संविधान के अनुरूप उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के गठन का विषय आया, तो उस वक्त जजों के सामान्य अपॉइंटमेंट का जो विषय था उसका निर्धारण किया गया 124 में। कॉलेजियम कब हुआ? ये 50 साल के बाद उन वर्चस्व के जो अधिकारी थे, जो न्यायपालिका के अधिकारी बनते रहे, परिवार के बाप बेटा बहनोई चाचा फूफा, ये जब नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म जब एक व्यवस्था के अनुरूप उनमें से सिलेक्शन और कलेक्शन शुरू हुआ अपने परिवारों में से, उस वक्त विचार आया कि इसे हम अस्थायी रूप से कैसे अस्थायित्व प्रदान करें। तो ये लोग भ्रष्ट लोग एक व्यवस्था लाए जिसका नाम दिया गया कॉलेजियम। मूल रूप से कॉलेजियम यूनान और ग्रीक के टाइम में से ये रूस में आया ज़्यादातर, जबकि अंग्रेजी भाषा के जो साहित्य है वो मतलब ग्रीक और रोमन से फ्रांस में आया और फ्रांस से वो इंग्लैंड में गया। लेकिन कॉलेजियम एक ऐसी व्यवस्था है जो मतलब रोम से रूस में गई और रूस से इंग्लैंड की व्यवस्था में आई, क्योंकि रूस का उस वक्त विनाश हो चुका था 1917 में। रूस की सोवियत क्रांति के बाद यही उनके कारण थे जब भाई एक परिवार विशेष का व्यवस्था में कुछ लोगों का राज रहेगा। तो जब ये करीब अब से यानी 20-25 साल की लड़ाई है, जिसमें कॉलेजियम पर अलग अलग टाइम में 78, 93, 2001 और वर्तमान, जिसमें कॉलेजियम पर अलग अलग टाइम पर ये विषय उठते रहे। अब अस्थायी रूप से इन्होंने कॉलेजियम को एक अस्थायित्व दे दिया, एक तरह का नया ब्राह्मणवाद, जिसमें 5 जज होंगे। 5 जज ये निर्धारण करेंगे पूरी देश की न्यायपालिका का, अब भाई फला का लड़का आपको ये होना, आपको उसका दामाद होना, फिर उसके बाद वो उसके का करेगा। जैसा एक सीरीज बिल्कुल कॉमन चल रही, चंद्रचूड़ ने करपाल जी थे कोई, उन्होंने चंद्रचूड़ का किया, उसने इसके लड़के का किया, उसने इसके लड़के का नाम भेजा। ये पूरी व्यवस्था पूरे भारत में, जैसा कश्मीर का एक कौल ब्राह्मण परिवार जो विशेष रूप से जज पैदा करता है, इलाहाबाद का एक खरे परिवार वो जज पैदा करता, तो ये परिवार पैदा कर, ये जज पैदा करने के परिवार निर्धारित हैं। उन्हीं के लड़के दामाद लड़की, इनकी योग्यता सिर्फ वहीं से निर्धारित होती है। जबकि संवैधानिक व्यवस्था में यह था विधि विशेषज्ञ, यानी विधि का विशेष ज्ञान रखना और उसके ज्ञान के साथ साथ उसका अनुभव। यानी सामान्यतः अगर आप ये देखें, कोई भी जिला स्तर पर बड़े बड़े विद्वान अधिवक्ता, जुडिशरी में निचले स्तर पर बड़े विद्वान जज, आज तक कभी क्या किसी ने इनके नाम भी भेजे? नहीं। संभवतः अगर मेरी जानकारी कहीं गलत ना हो तो एक थे प्रेम शंकर गुप्ता, कभी मुलायम सिंह जी, चूँकि वो बहुत इस मामले में दबंग थे, उन्होंने एक एटा की शायद कचहरी में से प्रेम शंकर गुप्ता जी को ले जाकर इलाहाबाद में बनाया था। इसके अलावा कोई शायद अपवाद नहीं है जिसे निचली अदालत से ले जाकर किसी भी व्यवस्था में किसी मुख्यमंत्री या शासन के किसी आदमी ने उस उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपॉइंट करने का साहस किया हो। तो ये एक ऐसी व्यवस्था, भ्रष्ट व्यवस्था, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इनके कुछ परिवारों का वर्चस्व है, जिस वर्चस्व को तोड़ना किसी के लिए सामान्य प्रक्रिया या किसी सामान्य आदमी का हाथ नहीं है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जब ये देखा कि ये तो एक ऐसी संस्था बन गई जिसका न्याय से वास्ता नहीं है बल्कि राजनीति से वास्ता, यानी इनका समय जो है वो अपने परिवारों को एडजस्ट करने में ज़्यादा लगता है, न्याय करने में कम लगता है। तो न्याय आपने देखा होगा, इनकी अपनी छुट्टी अपने हिसाब से, इनका कार्य प्रणाली अपने हिसाब से। ये क्या कहते हैं कि न्यायपालिका में किसी का भी हस्तक्षेप ना हो। क्यों? पार्लियामेंट तो सर्वोच्च, जनप्रतिनिधि सर्वोच्च, जनता सर्वोच्च। हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनता से चुनकर यहाँ के सांसद और विधायक जाएं, उनसे चुनकर प्रधानमंत्री और विधि मंत्री बने, तो उनका हस्तक्षेप क्यों नहीं? नहीं, इसमें हस्तक्षेप इसलिए नहीं क्योंकि ये कहते हैं हमारा अलावा कोई कानून की व्यवस्था को उचित रूप से नहीं जानता। तो ये इनका एकाधिकार, जिसे एकाधिकार को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी में, अब आप एक बात बताइए, पूरे देश में किसी भी डिग्री कॉलेज या चाहे वो विश्वविद्यालय के संकाय मतलब विधि संकाय विभागी, उसके प्रोफेसर का जो अपॉइंटमेंट होगा या उसका जो एक तरीका वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से होकर जाएगा, उसके बाद अलावा यूपीएससी से IAS IPS जितने दूसरे ऑफिसर हमें आवेंगे। जब सरकार ने यही तय किया कि भाई जजों की भी एक व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें न्याय आयोग जैसी एक संस्था का गठन हो, जिसमें विद्वान लोगों को, जिसके मेंबर यानी माननीय प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय, उसके अलावा विपक्ष का जो भी पार्टी रूलिंग पार्टी के विरोध में मतलब बड़ी पार्टी होगी उसका विपक्ष का नेता। तो इसमें क्या बुराई थी? यानी सभी लोग मिलकर अच्छे जजों का
निर्धारण करेंगे। लेकिन ये किसी भी व्यवस्था को, जिस पर सबसे ज़्यादा आपत्ति थी, इनके राजनीतिक हस्तक्षेप कहते हैं उसे। जब संवैधानिक व्यवस्था में प्रजातांत्रिक व्यवस्था ही खुद राजनीति पर टिकी हुई, यानी संविधान जिसका एक प्रदत्त अधिकार जनता के पास है अपने प्रतिनिधियों को भेजना, तो उस व्यवस्था को रोकने के लिए अब आप एक बात देखिए, क्या किसी भी न्यायपालिका के, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को कभी ऐसा कोई योग्य लड़का किसी जुडिशरी में इतने योग्य, अभी मुजफ्फरनगर का मैं बताऊं, एक जितेंद्र नाम के मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने सब ये कहते थे कि जब भी कोई परेशानी किसी के पास आवती वो खुद भी सलाह देते थे। अगर अकेले वकीलों को नहीं, यहाँ तक कि जो जूनियर वकील थे उन्हें भी बुलाकर जब को पूछने जाता था सर ये, तो वो बाकायदा बताते थे उन्हें। नहीं, आम चर्चा थी, वो बहुत ही विद्वान और एक जीनियस आदमी, क्या कभी वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस आधार पर जा नहीं, क्योंकि उसके जाने की एक रास्ता इन्होंने तय किया हुआ और उस रास्ते को इतनी मजबूत कंक्रीट से तैयार कर दिया, उसे तोड़ना बीजेपी या किसी भी क्रैकर के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्या आप भी मानते हैं कि जो खबरें चलती है, आपने देखा होगा तमाम ऐसी खबरें वायरल होती है कि भाई जज का बच्चा जज ही बनेगा, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो वहाँ भी उनके परिवार से कोई ना कोई जज रह चुका होता है। पिछले 1000 साल में मुस्लिम न्यायिक व्यवस्था में एक व्यवस्था थी काजी। आपने देखा होगा काजी रशीद मसूद, काजी खलखली, काजी संतरे। ये संतरे वाला काजी कौन था कहना, इसके परदादा जो थे कभी जज थे। तो इन्होंने उस व्यवस्था को अस्थायित्व देने के लिए जुडिशरी में एक व्यवस्था लाए, इनका बाप जज, इनका दादा जज, इनके ससुर जज, किसी ना किसी लिंक से इनका जज हो गया, तो वो जजी के लिए एक परमानेंट, एक अस्थायी व्यवस्था होगी। उस परिवार का लड़का, लड़की, दामाद, कोई ना कोई जज रहेगा। अच्छा, आपको याद होगा अरुण जेटली जी एक नई प्रक्रिया लाई थे 2015 में, NJAC, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया था और उसको रद्द कर दिया था। वो क्या सिस्टम था आपके हिसाब से? हाँ, देखिए, संवैधानिक व्यवस्था में पार्लियामेंट जब किसी चीज़ को पास करती है, किसी भी कानून को, नए मतलब एक राष्ट्रपति के बाद वो कानून बन जाए, जब वो पूरा कानून बन के एक बाकायदा कानून की व्यवस्था में ये निर्धारित किया गया कि भाई जजों का अपॉइंटमेंट एक आयोग के माध्यम से होगा, उस पर सबसे बड़ी आपत्ति उच्चतम न्यायालय को यही थी। उसमें जो कि वर्तमान प्रधानमंत्री जो भी होगा और विपक्ष का बड़ी पार्टी का नेता, अगर विपक्ष में कोई पार्टी उतने बहुमत के साथ यानी उसके सदस्य उतने नहीं है, तो बड़ी पार्टी का नेता, जिसे उच्चतम न्यायालय ने अभी 1919 प्रारंभ से ही बिल्कुल अवैध घोषित कर दिया था कि इसे रद्द किया जाता है, क्योंकि उसे पुनर्निरीक्षण, निरीक्षण, सर्वे सब अधिकार संविधान के पास हैं, कानून के। अच्छा, आपको नहीं लगता ये जो PIL जमात है, आपने देखा होगा वही 2-4 वकील है, वही PIL लगाते हैं, वही जज है, और जिस तरीके से काम कर रहे हैं सरकार के लिए बाधा बनने लगे? ये कॉकस है। अभी आपने देखा होगा जितने NGO भारत में काम कर रहे हैं, ये सब विदेश के फंड पर काम करते हैं और ये राष्ट्रीयता के लिए एक संकट पैदा करते हैं, जिसमें ऐसा संकट पैदा करते हैं। अभी मैं बताता हूँ आपको, एक मिर्जापुर का केस था मेरे यहाँ, 2013 के दंगे में एक वन अधिकारी थे, उन्होंने बताया था 2-3 दिन ये लाश को अलग उठा कर रख लेते हैं, जब तक NGO या दूसरे लोग नहीं आ जाते तब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं करने देते। तो ये पूरी एक व्यवस्था, ये पैसा उगाही के एक माध्यम है इनके। आपने देखा जिस समय कोरोना चल रहा था तब भी इनका रोल देखने को मिला, किस तरीके से ऑक्सीजन का बंदरबाट करवा रहे थे, किसान आंदोलन चल रहा था तब भी इनकी ढिलाई देखने को मिली थी। हाँ, ये बिल्कुल आपने विषित उठाया। कोरोना टाइम में चूँकि ये सरकार, इन्हें ये साबित करना था, ये ज़्यादातर उन्हीं पुरानी बैकग्राउंड कांग्रेस या राष्ट्रीय जिसे कहते हैं, जो अंग्रेजों के चमचावादी व्यवस्था के लोग थे, उन्हीं परिवारों से ये जज ये जानते थे कि बीजेपी सरकार को बदनाम करना, इसे डाउन करना, इसकी जनता में छवि खराब करना, इसीलिए कोरोना के नाम पर ये अलग अलग व्यवस्थाएं लेकर आए, हम देखेंगे इसे, हम वितरण करेंगे। तो फिर इसका मतलब जिला आपूर्ति अधिकारी, जिलाधिकारी, राज्य की पूरी व्यवस्था, अगर उसकी आवश्यकता नहीं तो जज अपॉइंट करने लगे इन सब अधिकारियों को। तो ये व्यवस्था ये अपने हाथ में ही ले लें। ये अतिक्रमण है, एक यानी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के अधिकारों का हनन पहले उच्चतम न्यायालय ने तय किया। इसलिए भी अगर जनता के हिसाब से देखें, ये कहावत मशहूर है, जिस मालिक के नौकर लड़ते हैं वो बड़ा सौभाग्यशाली हो। अगर जनता के हिसाब से देखें, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का तीनों का टकराव इस राष्ट्र की जनता के लिए बड़ा सुखद, क्योंकि निश्चित रूप से पार्लियामेंट की जीत होगी। उच्चतम न्यायालय ने अकेला, पूरी न्यायपालिका, पूरी व्यवस्थापिका नहीं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका की विजय होगी, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि, जनता के चुने हुए लोग। अच्छा, आपने देखा इतना कुछ हो रहा है लेकिन फिर भी अगर किसी से बात करता है कोई आवाज़ नहीं उठाता और कोई कहता है कि हम तो सम्मान करते हैं। ये ऐसा मैं बता दूँ, जैसा वकीलों की एक संस्था, उनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं बेचारे अपने रोजगार यानी बच्चे पालने का काम करते हैं। बहुत चंद लोग हैं ऐसे जो बहुत टकराव की स्थिति में आते हैं, जैसा एक VC मिश्रा थे, या क्या नाम था, इलाहाबाद में, वो उनकी डेथ होगी। ऐसे लगभग हर इलाहाबाद या दूसरे जो हाई कोर्ट, उनमें 1-2 लोग ही हों ऐसे जो हाई कोर्ट के खिलाफ टकराने की स्थिति रखते हों। बाकी सब अपने बच्चे, चूँकि एक व्यवसाय है, न्यायपालिका में वकील एक व्यवसाय है, उस जज को
अपीज को शांत करके उसको समझा कर उससे अपनी एक दया याचिका स्वीकार करा कर उसी से उसका रोजगार चलना अपने वादकारी के लिए, इसीलिए वो बेचारे उतने डरते हैं। कुछ लोग में हैं जो इन बड़े वकीलों के जो एक कुछ खानदान है इनके जो जज बनने के, उनके चैम्बर में एंट्री पा जाएं, वे भी कभी कभी अवसर पा लें जज होने का, लेकिन वो अस्थायी तो नहीं है, वो अस्थायी है। एक आध बार जज हो गया गलती से तो वो फिर ख़त्म हो जाए। आपको क्या लगता है बदलाव कैसे होगा फिर? पार्लियामेंट से उसका माध्यम यह है, भारत की जनता को जब ये पता चल गया कॉलेजियम में एक भ्रष्ट व्यवस्था, इसके खिलाफ एक पॉलिटिकल टर्म में पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप, आम जनता यहाँ से पत्राचार करो, व्यक्तिगत रूप से बिल बना के भेजें गांव-गांव से, साहब इस कॉलेजियम व्यवस्था को तोड़ा जा। ऐसी बहुत मैं भी निरंतर लिखता हूँ सरकार को, माननीय विधि मंत्री के माध्यम से अपना प्रत्यावेदन भेजें, विधि आयोग को भेजें, विधि मंत्रालय को भेजें, यानी भारत सरकार के नाम भेजें, साहब इस कॉलेजियम की एकाधिकार जो है इसका न्यायपालिका उससे तोड़ा जा, जिससे अच्छे लड़कों को न्यायपालिका में आने का अवसर प्राप्त हो। एक और व्यवस्था का देखो, एक व्यवस्था लाए हायर जुडिशियल सर्विस, वो लड़का उसकी उम्र के हिसाब से वो कभी भी उच्चतम न्यायालय नहीं पहुंच पाएगा, कारण वो जज होगा कम से कम 40 साल के करीब। उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए ये भी नहीं कि एक सोची समझी गुंडागर्दी का हिस्सा, उसकी उम्र 40 साल से कम होगी। जो विशेष रूप से मुख्य न्यायाधीश का लड़का होगा उसका जज बनेगा 40 साल से कम, क्योंकि उस 40 साल से कम के व्यवस्था के लिए उतने टाइम उस हाई कोर्ट में फिर मुख्य न्यायाधीश, फिर उच्चतम न्यायालय, फिर उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनेगा उम्र के हिसाब से। तो ये जो यानी जजों में भी एक अंदर भी संघर्ष है। अब फला का लड़का जो उनका चहेता लड़का, उसकी उम्र 40 से कम होनी चाहिए। मान लो अभी ये चंद्रचूड़ी, जब इसका बाप जज था तो इसकी उम्र 40 से कम थी। अगर आप किसी भी चीफ जस्टिस की पूरी सीरीज को देखेंगे तो उनकी उम्र 40 से कम मिलेगी, तब वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तक पहुंच पाऊंगे। अलावा किसी अपवाद जैसा अभी गए जो रिटायर हुए वो सीधे सुप्रीम कोर्ट से बने थे, लेकिन उनकी बाई चांस चूँकि उम्र इतनी इस तरह की थी वो चीफ जस्टिस बन गए। लेकिन ये अस्थाई वही है, एक बड़े जज के लड़के को उतनी थोड़ी उम्र में जज बना दिया, क्योंकि ज्ञान का सागर है। ज्ञान गंगा इनके घर से निकले, ज्ञान गंगा भागीरथ की तरह यहाँ से गौमुख से नहीं निकलती, वो ज्ञान गंगा इलाहाबाद के कुछ परिवारों से निकले, घरों में से निकले, कुछ एक कश्मीर से निकले, कुछ पटना से निकले, तो इनके स्थान विशेष हैं।